Hello and good morning everyone. I welcome you all Eduverse News Analysis. Today is 9th April 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ एनसीईआरटीज ब्लू पेंसिल ऑन हार्श रियलिटीज. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत दिनों से हम यहाँ पे सुनते आ रहे हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड न्यूज़ कि एनसीईआरटी क्या कर रहा है, बहुत सारा जो सिलेबस है उसको डिलीट किया जा रहा है. एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं और जो सिलेबस है उसमें से बहुत सारा जो पोर्शन है उसको डिलीट किया जा रहा है. ये केस है, इसमें यहाँ पे क्लास 11 की सोशोलॉजी टेक्स्ट बुक से जो हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी जिसमें यहाँ पे मल्टीपल इंस्टेंसेस थे उनको ड्रॉप किया है, उन्होंने डिलीट किया है ना. सोसाइटीज़ का ये सोसाइटी की जो बुक थी, टेक्स्ट बुक थी, उसमें बहुत सारी केस स्टडीज़ थी. उसमें से अगर हम देखें तो महाराष्ट्र रीजन में, महाराष्ट्र स्टेट के विदर्भ रीजन है, उस रीजन में उस रेफरेंस में वहाँ पे कुछ वाटर क्राइसिस थी और अग्रेरियन क्राइसिस थी जिसको यहाँ से डिलीट कर दिया है. अब इसमें ये बताया जा रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए किस तरीके की जो केस स्टडीज़ है वो यहाँ पर बच्चे पढ़ें. अगर वो इस तरीके की केस स्टडीज़ नहीं पढ़ेंगे तो उनको आगे चलकर इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा कि किस तरीके के पास्ट में हमारी चीज़ें रही हैं. ओके, तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि द डिलीटेशन ऑल्सो इंक्लूड द मेंशन ऑफ 2 more सच पार्क्स इन स्टेट. मतलब कि जो रीज़न के यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्क्स हैं और रीज़न इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको यहाँ पे डिलीट किया जा रहा है. अब देखिए इसी से रिलेटेड यहाँ पे एक और आर्टिकल है, एम्पायर बिल्डर्स ऑफ मेडिवल इंडिया. ये जो मुगल वाला पोर्शन है, क्लास 12 की जो हिस्ट्री की हमारी एनसीईआरटी है, आप उसमें देखेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी, जो मेडिवल इंडिया जो मुगल वाला पीरियड है उसको क्या किया गया है, डिलीट कर दिया गया. अब मुगल्स हमारे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेडिवल इंडिया, हमारा जो पूरा मेडिवल इंडिया है वो मुगल से ही रिलेटेड है, आप सभी को पता है. और ये हमारे लिए जो टॉपिक है मेडिवल इंडिया और मुगल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और ये आर्टिकल देखिए इसी से आप इसको यहाँ पर रीड करेंगे, इसमें बहुत शॉर्ट में ही अच्छे से सारी जो, अगर आप इसको एक बार रीड कर लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें रहीं. देखिए, एट द पीक ऑफ द पावर Babur's descendants, most of them born and buried in the undivided India, control the entire subcontinent comprising part of modern Afghanistan, whole Pakistan, Bangladesh and part of Myanmar. अगर हम मेडिवल इंडिया की बात करते हैं, आज हम जिसकी बात कर रहे हैं अखंड भारत की, है ना, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, अखंड भारत की. अगर हम मेडिवल टाइम पर देखें तो उस टाइम पे हमारा जो इंडिया था वो क्या था, एक तरीके से अनडिवाइडेड था. उसमें हमारा मॉडर्न अफगानिस्तान, आज के टाइम पर जो अफगानिस्तान है, मॉडर्न अफगानिस्तान वो था, पूरा पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, म्यांमार था. ओके, तो हम इसको क्या कहते थे, ये मेडिवल टाइम का हमारा इंडिया था. हमारा पूरा जो साउथ का रीजन है वो भी इंडिया में इंक्लूड होता था. तो आज जैसे हम एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं अखंड भारत की, ये मेडिवल टाइम से ही चला आ रहा है. अब देखिए ये केस यही हो रहा है कि NCERT decision to remove a chapter on a Mughals from a history textbook from of class 12 student, noted historians of the country issued a statement. जब यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया कि जो क्लास 12 में हिस्ट्री में मुगल्स का जो चैप्टर उसको डिलीट कर दिया जाएगा, इसी के चलते जो हिस्टोरियंस हैं इन पर इस इशू पर स्टेटमेंट्स यहाँ पे उन्होंने सामने रखे. उन्होंने ये कहा कि मुगल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अगर देखिए, अगर हम बात करते हैं the chapters which do not fit into the ideological orientation of presentation dispensation exposes the partition agenda of the regime. अब इसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से, अगर हम मेडिवल टाइम में देखें तो सिर्फ यहाँ पे 2 मेन एम्पायर थे जिसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं. पहला एक हमारा है मुगल एम्पायर, ओके, और दूसरा कौन सा है, विजयनगर एम्पायर. तो मुगल जो एम्पायर है इसको यहाँ पर जो ये मुगल टाइम का है, मुगल पीरियड है, उसको यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है और विजयनगर वाला जो पार्ट है, पोर्शन है, उसको अभी भी रखा हुआ है. बट मुगल की यहाँ पे अब इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया कि जो मॉडर्न इंडिया है हमारा, इंडिया को यहाँ पे एंशिएंट इंडिया होता है, एक मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, इस तरीके से हम हिस्ट्री को डिवाइड करके पढ़ते हैं. ओके, एंशिएंट इंडिया तो हम पढ़ेंगे, मेडिवल इंडिया में हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं मेनली, मुगल एम्पायर्स के बारे में और विजयनगर एम्पायर के बारे में. उसके बाद हमारा आता है मॉडर्न इंडिया. बट जब तक हम मेडिवल इंडिया को यहाँ पर रीड नहीं करेंगे, उसको पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमारा जो मॉडर्न इंडिया का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर कैसा रहेगा, क्लियर नहीं होगा. ओके, तो उसी के बारे में बताएगा कि अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, मुगल्स की बात करते हैं, तो देखिए, it is hard to understand the history of modern India without the contribution of Mughals, who including Akbar, Jahangir, Shah Jahan and Aurangzeb.
वर ऑल बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। ये जितने भी यहाँ पे मुगल्स हैं वो कहाँ पर बॉर्न हुए हैं? अनडिवाइडेड इंडिया में, जहाँ पर हमारा मॉडर्न अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती थी। ओके, नन ऑफ देम इवन लेफ्ट फॉर द कंट्री, नॉट इवन टू गो ऑन अ पिलग्रमेज टू मक्का। इसमें से किसी ने भी, आप ये जितने भी मुगल्स एम्पायर देखेंगे अकबर से लेकर आप औरंगजेब तक, उसमें से कोई भी मतलब उन्होंने इंडिया को नहीं छोड़ा था, जो कंट्री थी जहाँ पर वो रूल कर रहे थे। नॉट इवन वो किसी मतलब कि पिलग्रमेज की, जो बोलते हैं ना तीर्थ यात्रा पर जाना और मक्का जाना, तो इसमें से कोई भी जो एम्पायर थे वो मतलब कि कंट्री को छोड़कर कहीं नहीं गए थे, और उनको कहाँ बरी किया गया था? इंडिया में ही उन्हें बरी किया गया था। ओके, तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो मॉडल इंडिया है, और अगर हम बात करते हैं जो मुगल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट रखते हैं, फ्रॉम लीगल सिस्टम टू लीगल जार्गन वी ओ टू अ मुगल एंड टर्किश सुल्तान बिफोर देम। हम मुगल्स को और टर्किश को बहुत सारी चीज़ें ओन करते हैं, जैसे कि आज हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, वकालतनामा, कचेरी, दरबार, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो कहाँ से आए हैं? मुगल्स के टाइम से ही आए हैं। अब जैसे कि आज हम इन वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, जब हम कि इसकी ओरिजिन ही पता नहीं होगी कि कहाँ से आए हैं, हमने बोल दिया कि ये मुगल्स के टाइम से आए। अब जब बच्चों को आपने क्या किया, मुगल्स का जो चैप्टर उसको डिलीट कर दिया। अब जब बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे, हमने बोल दिया मुगल्स के टाइम पर आएंगे, हमने यहाँ पे रीड किया तो हमें इसका नॉलेज है कि हाँ ये मुगल्स के टाइम से आए हैं। बट जब उनसे हम कहेंगे कि ये मुगल्स के टाइम से, तो उन्हें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा ना कि मुगल्स कौन थे। ओके, तो इस तरीके के वर्ड्स की भी कभी कभी क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में हो जाती है। अब ये भी कंसिडर किया जाता है कि टुडे व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस कंसिडर लॉर्ड रामा एज अ मेजर डीटी, वी हैव टू थैंक तुलसीदास हु रोट हिज वर्जन ऑफ रामायण ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। आज के टाइम पर हम भगवान राम जी को कितना ज़्यादा यहाँ पे उनकी पूजा करते हैं, उनको बहुत अच्छा कंसिडर करते हैं इंडियंस में। ओके, अब ये तुलसीदास जी आप सभी को पता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये। उन्होंने उनका जो वर्जन तुलसीदास जी की जो रामायण है, उन्होंने किस टाइम पीरियड पर लिखा था? मुगल्स के पीरियड पे लिखा था। तो देखिए आपके यहाँ पे सारे फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं प्रीलिम से, ये हिस्ट्री के सारे फैक्ट्स हैं, आप इसको यहाँ पे नोट डाउन करते जा सकते हैं। ओके, तो देखिए रामायण, तुलसीदास रामायण किस पीरियड में लिखी गई? मुगल पीरियड में लिखी गई। हम यहाँ पर देखते हैं जो लॉर्ड कृष्णा के जो डिवोटी थे, चैतन्य संत, हु वर गिवन ग्रेट ग्रांट्स बाय द अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां। हम यहाँ पे सूफी संत और जो वृंदावन में जितने भी कृष्ण जी के डिवोटी थे, तो उनको यहाँ पे जितनी भी असिस्टेंट प्रोवाइड की जाती थी वो किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती थी? जहांगीर और शाहजहां के द्वारा। इवन जो हम यहाँ पर देखेंगे वृंदावन एंड मथुरा, जो ये कृष्ण भक्ति का जो सेंटर उभर कर सामने आया है हमारे सामने, तो इसमें इसको सेंटर बनाने में, कृष्ण भक्ति का सेंटर बनाने में किसने हेल्प की थी? जहांगीर एंड शाहजहां ने। ओके, अब बात करते हैं कि ये मुगल्स इंडिया में आए कैसे। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में। ओके, तो सेकंड आपके लिए फैक्ट यहाँ पर निकल कर आता है कि बैटल ऑफ पानीपत 1526 किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर बाबर ने क्या किया था? इब्राहिम लोदी को डिफीट किया था और इंडिया पर जो नॉर्थ इंडिया का पार्ट था उसको यहाँ पे कैप्चर कर लिया था और 4 इयर्स तक वहाँ पे उसकी रीन रही। उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है और फिर कौन आते हैं? अकबर आते हैं। अकबर का अगर हम टाइम पीरियड देखेंगे, उसके बाद मतलब अकबर ने यहाँ पर 50 ईयर्स तक क्या किया है? रूल किया है। और उसके बाद जो अदर उनके अकबर के बाद यहाँ पर जो भी हमारे जहांगीर, शाहजहां ये आते गए, तो टोटल हम मिलाकर देखें तो 200 ईयर्स तक क्या हुआ है? मुगल्स ने रूल किया है इंडिया में। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबका बताया कि ग्रैंडसन अकबर रूल्ड ऑलमोस्ट 50 ईयर्स, औरंगजेब, जहांगीर एंड शाहजहां रूल फॉर 20 ईयर्स। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो हमारे मॉडर्न इंडिया में भी जो ये मुगल्स हैं इनका इन्फ्लुएंस रहा है, कैसे कि जो हमारे लास्ट एम्परर थे, है ना, 1770 ऑनवर्ड्स, एंड द लास्ट मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर वॉज द ओनली सिम्बॉलिक लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का जो हमारा रिवॉल्ट हुआ था उसमें जो हमारे लास्ट मुगल एम्पायर थे बहादुर शाह जफर, उनका यहाँ पर क्या रहा? एक सिम्बॉलिक लीडर, एज अ लीडर वो मतलब आप कह सकते हैं उनके पास पावर नहीं थी, बट एज अ सिम्बॉलिक लीडर वो 1857 रिवोल्ट के थे। ओके, मुगल्स में देखिए अगर हम देखें जफर तक जो हमारे लीडर थे, औरंगजेब तक जो हमारे लीडर थे, वो बहुत ज़्यादा कैपेबल थे, आप ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद जितने भी यहाँ पर मुगल्स आए, मुगल के रूरल आए, वो इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं थे। जैसे कि आप सभी ने यहाँ पे सुना होगा रंगीला, है ना, तो ये सारे यहाँ पर क्या थे? इतने ज़्यादा पोटेंशियल मतलब कितना ज़्यादा उनमें नहीं था। जैसे कि मोहम्मद शाह, रंगीला वर गिवन लाइफ ऑफ डिपेंसी। तो उसमें यही बताया जा रहा है कि सिर्फ औरंगजेब तक
तो ठीक थी सारी चीज़ें। उसके बाद धीरे धीरे ये मुगल्स फिर क्या होने लगा, डिक्लाइन होने लगा। क्यों? क्योंकि अकबर ने अपने टाइम पर, जिस आज के टाइम पे जो हम अखंड भारत की बात करते हैं, तो अकबर ने अपने टाइम पर जो यूरोपियन पार्ट है वहाँ तक क्या कर लिया था, अपना जो रीन था, एम्पायर था, उसको यहाँ पे स्प्रेड कर लिया था। ओके, तो देखिए इसमें ये कहा जा रहा है कि अपराइजिंग कंसिडर मुगल्स टू बी देयर किंग्स, हैंस द लीडरशिप रोल टू जफर। This was the throwback the golden era of great Mughals. The later Mughals post 707 had done nothing to earn their kind trust. Aurangzeb's prolonged battle in Deccan had enfeebled the state finance. अब इसमें यहाँ पे औरंगजेब ने कौन सा बैटल आप किसमें इन्वॉल्व था, बैटल ऑफ डेक्कन, आपको ये भी याद रखना, जिसके कारण यहाँ पे जो स्टेट की फाइनेंस कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। और धीरे धीरे फिर जो औरंगजेब का पूरे जो ट्रेजरी थी, खजाना था, वो धीरे धीरे यहाँ पे घटता गया। और जजिया कर आप सभी ने सुना होगा, जो टैक्स लगाया जाता था नॉन मुस्लिम्स पर, वो कौन लगाया था? औरंगजेब यहाँ पर इम्पोज करता था। ओके, औरंगजेब 1707 में यहाँ पे पास जब हो जाता है। उसके बाद ये जो पूरा एम्पायर था वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे यहाँ पर डिक्लाइन होने लगता है। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रूलर्स थे वो इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं थे और एम्पायर बहुत बड़ा था। आप मतलब कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप खुद ही इमेजिन करके देखिए ना, पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार का कुछ लैंड हमारे पास था, और पूरा आप देख सकते हैं नॉर्थ इंडिया वाला पूरा पार्ट जो था ये मुगल एम्पायर की कैटेगरी में आता था। साउथ साइड में आप देखेंगे तो विजयनगर एम्पायर आ जाता है, राजपूत आ जाते हैं, महाराष्ट्र आ जाते हैं। ओके, अब इसमें अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो बिगनिंग कैसे हुई थी, इट स्टार्टेड मोर प्रोमिसिंगली, आर डिसेंडेंट ऑफ तैमूर एंड जंगीज खान, बाबर हु न्यू टर्किश एंड पर्शियन स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ क्रॉनिकली द इवेंट्स, नोटिसिंग हिज इंप्रेशन ऑन द लैंडस्केप एंड आर्टिस्ट ही मेट, ही थस ऑथर द यूनिक डॉक्यूमेंट बाबरनामा। अब यहाँ पे बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हम बुक्स की बात करते हैं, वो मुगल एरा में क्या की गई हैं, लिखी गई हैं, उनको ट्रांसलेट किया गया है। बाबरनामा की अगर हम बात करें, इसको टर्किश में लिखा गया था और मुगल पीरियड में ही इसको क्या किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में। इवन हम बाबरनामा तो सिर्फ नेक्स्ट है, रामायण एंड महाभारत और जितने भी हमारे उपनिषद हैं इनको भी ट्रांसलेट किया गया था मुगल एरा में। देखिए, द फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट लाइक रामायण एंड महाभारत इन एनी लैंग्वेज फ्रॉम संस्कृत वॉज डन अंडर द मुगल दारा सुखोस ट्रांसलेटेड 25 उपनिषद इनटू पर्शियन। तो देखिए, रामायण महाभारत जो ओरिजिनली किस में लिखे गए थे, संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए थे, अब उसको ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में। ओके, तो पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम जो ये ट्रांसलेशन हुआ था किसी भी अदर मतलब कि अदर देन संस्कृत लैंग्वेज, वो किस एरा में हुआ था, मुगल एरा में हुआ था। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं दारा सुखोस, आपके पास यहाँ पे फिर से फैक्ट आ जाता है, दारा सुखोस ने यहाँ पे 25 जो उपनिषद से उनको यहाँ पे पर्शियन में क्या किया था, ट्रांसलेट किया था। और अगर हम और देखें तो योगोत्सित्वा, यहाँ पर इसको भी क्या किया था, ट्रांसलेट किया गया था। तो बहुत सारी जो बुक्स हैं आप देखेंगे, जो हमारे एंशंट एपिक्स हैं और हम इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनको यहाँ पर मुगल एरा में मेडिवल टाइम पर ही क्या किया गया था, उनको ट्रांसलेट किया गया था। ओके, तो इसमें देखिए ये पूरा इसमें बताया गया है। अब देखिए अगर हम अकबर की बात करते हैं तो अकबर मतलब कि उस टाइम पीरियड में, आज हम यहाँ पे कितना ज़्यादा कम्युनलिज्म फैल रहा है, हिंदू मुस्लिम करते हैं, है ना, और दूसरे रिलीजन से यहाँ पे हेट करते हैं, बट अकबर अपने टाइम पीरियड पे ही मतलब कि जो उसका टाइम पीरियड था उससे वे अहेड होकर क्या करता था, सोचता था। तो वहाँ पर अकबर ने, आप सभी को पता होगा कि क्या बिल्ड किया था, इबादत खाना बिल्ड किया था, है ना। आप सभी को पता होगा व्हाट इज इबादत खाना। इबादत खाना वो था मतलब एक कोड बनाया हुआ था जहाँ पे अलग अलग रिलीजन की जितने भी यहाँ पे लीडर्स होते थे, है ना, वो क्या करते थे, यहाँ पे डिबेट और डिस्कशन होता था। जितने भी इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स होते थे उनको अपने अपने रिलीजन की यहाँ पे नॉलेज होती थी, तो इबादत खाना में वो सारा क्या होता था, यहाँ पे डिस्कशन होता था, जितनी भी रिलीजन से लेकर चीज़ें होती थी। तो देखिए, इबादत खाना वेयर स्कॉलरी डिबेट्स वर हेल्ड बिटवीन ब्राह्मण्स, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट एंड इस्लामिक स्कॉलर्स। इट वाज अ मूव वे अहेड ऑफ अ टाइम व्हेन द थिंग until then the religion of the empire was supposed to be religion of the kingdom। जहाँ पर ये सपोज किया जाता था कि हमारा राजा कैसा होना चाहिए, रिलीजियस होना चाहिए। तो उस टाइम पीरियड पर भी आप देखेंगे कि अकबर मतलब कि अपने टाइम पीरियड से कितना ज़्यादा आगे बढ़कर सोचता था। आप ये भी देखेंगे कि इनके जो रिलेशन थे राजपूत से कितने ज़्यादा थे। बहुत सारे यहाँ पर आप देखेंगे जो नेक्स्ट अकबर के बाद जो भी यहाँ पे एम्परर आए उसमें से वो बॉर्न हुए थे। तो यहाँ पे क्या चलता था, एक मैट्रिमोनियल चलता था, है ना, मतलब आपको अगर अपनी लैंड आपको सेव करना है तो यहाँ पे शादी करवा दी जाती थी। तो आपने देखा था अकबर की जो वाइफ थी एक
वो कौन थी, यहाँ पे राजपूत रानी थी, राजपूत प्रिंसेस थी। और आप देखेंगे जहांगीर यहाँ पे उन्हीं से यहाँ पर हुए हैं। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि बहुत ये जो एम्पायर था बहुत ज़्यादा वास्ट था। बाय द एंड ऑफ द रीन ऑफ अकबर द पॉपुलेशन ऑफ मुगल किंगडम एक्सीड दैट ऑफ एंटायर यूरोप। मतलब कि पूरा यूरोप, मतलब अकबर के टाइम पर पूरा जो यूरोप था अकबर की रीन पर आ चुका हुआ था। टुडे दैट इज अ टॉक ऑफ अखंड भारत, दिस इज द रियलिटी अंडर द मुगल्स हु कंट्रोल द एंटायर सब कॉन्टिनेंट comprising part of modern Afghanistan, entire Pakistan, Bangladesh, part of Myanmar, land mass of Sindh, knocking distance of Kanyakumari, even part of Assam under the Aurangzeb for few years। तो इसमें हम जो आज अखंड भारत की बात करते हैं तो अकबर के टाइम पर उन्होंने क्या, मुगल्स ने क्या करके रखा था, इस पूरे कॉन्टिनेंट को यहाँ पे कंट्रोल करके रखा था। ओके तो इसमें देखिए ये भी बताया जा रहा है कि द रिचनेस वॉज ऑन सब्सटेंशली बाय द राजपूत हु वर शेयर्स ऑफ द पावर ऑफ द टाइम ऑफ अकबर हु डिफीटेड राणा प्रताप इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। यहाँ पर राजपूत भी मुगल्स का बहुत ज़्यादा क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। इवन जो हमारा बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था उसमें राणा प्रताप को डिफीट भी किया गया था। यहाँ पर क्या होते थे, मैट्रिमोनियल अलायंसेस होते थे। मोस्ट मुगल रूलर्स आफ्टर जहांगीर वर बॉन्ड टू राजपूत विमेंस। तो उसमें यही बताया जा रहा है कि जहांगीर के बाद अगर हम देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द जो मुगल रूलर्स थे वो राजपूत विमेंस के थ्रू ही क्या हुए थे, बॉर्न हुए थे। ओके यहाँ पे हम देखते हैं जो हिंदावी वॉज ऑफन अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। हिंदावी एक लैंग्वेज है, मतलब कि हिंदी ही एक तरीके से, और उसमें थोड़ा ब्रज भाषा का क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इस लैंग्वेज को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता। औरंगजेब तो इसको बहुत ज़्यादा ही क्या करता था, इस लैंग्वेज को यूज़ करता था। टुडे व्हेन अ ह्यू एंड क्राई इज रेज्ड इफ मुस्लिम इनेक्ट अ हिंदू हीरो in a cinema, it is important to remember that during the time of Mughals, Rakshan wrote of Krishna in Hindi and Bal Krishna Brahman इन पर्शियन। तो आज के टाइम पर हम हिंदू हीरोज़ को इतना ज़्यादा इनेक्ट करते हैं, बट मुगल्स को भी हमें यहाँ पे भूलना नहीं चाहिए। अगर हम मुगल्स के टाइम पर देखेंगे तो जो हम रक्षण एक बुक है, इसको यहाँ पे कृष्णा पर लिखी गई है, ये हिंदी में लिखी गई थी, और बाल कृष्णा ब्राह्मण्स इन पर्शियन में लिखी गई थी। ओके तो यहाँ पे यही बताया कि इट वॉज अ टाइम ऑफ सिंथेसिस, हिंदू प्रैक्टिसेस वर अडॉप्टेड टू कॉमरेड इमाम हुसैन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपल डोम मॉस्क आर्किटेक्ट पॉपुलराइज्ड बाय मुगल्स इन यूनिकली इंडिया। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि आर्किटेक्ट भी उस टाइम पे क्या हुआ था, इंडिया में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था। आज के टाइम पे हम ये जो ट्रिपल डोम्स मॉस्क आर्किटेक्चर है वो मुगल्स ने ही पॉपुलरली यहाँ पे, मतलब कि इंडिया में मुगल्स ने क्या किया, इसको पॉपुलराइज किया है। ओके तो मुगल्स हमारे लिए क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर हम इस चैप्टर को हिस्ट्री से डिलीट करते हैं तो बहुत सारा जो हमारा मॉडर्न इंडिया का पार्ट है वो क्या हो जाएगा, पीछे हट जाएगा और हमारे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें, मेडिवल इंडिया से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, आप इस आर्टिकल को एक बार फिर से रीड करिएगा। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज हमारी प्रेसिडेंट जी ने यहाँ पे क्या है, मुर्मू बिकम्स थर्ड प्रेसिडेंट टू फ्लाई अ सॉर्टी ऑन अ सुखोई फाइटर जेट। यहाँ पे हमारी प्रेसिडेंट जी ने लास्ट यस्टरडे की बात है, प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स। तो आप सभी को पहले याद रखना है, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो आर्म फोर्सेस के क्या होते हैं, सुप्रीम कमांडर होते हैं। और हमारी जो इस टाइम की प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, वो क्या बन चुकी हैं, थर्ड प्रेसिडेंट बन चुकी हैं टू फ्लाई अ सॉर्टी ऑन सुखोई फाइटर जेट। उन्होंने सुखोई फाइटर जेट को क्या किया है, फ्लाई किया है। इसका सेंटर आप देखेंगे कहाँ है, असम में है। ओके एयरफोर्स सुखोई 30 MKI fighter aircraft at a Tejpur Air Force Station in Assam on Saturday. She is the third president and second women president to undertake such a sortie. तो यहाँ पे ये क्या है, थर्ड प्रेसिडेंट की कैटेगरी में और सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट की कैटेगरी में आती है जिन्होंने यहाँ पे इसको यहाँ पे फ्लाई किया है। ओके तो आपको सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखना है कि कौन सा सुखोई फाइटर जेट, ये क्या है, डिफेंस फाइट हमारे, मतलब उन्होंने ये बताया कि इसको मैंने जब फ्लाई किया, पूरा अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया उन्होंने कि बहुत ही एक्सलरेटिंग एक्सपीरियंस था for me to fly in a mighty Sukhoi 30 MKI fighter aircraft of the IAF. Okay, it is a matter of a pride that India's defense capability have expanded immensely to cover all the frontiers of land, air and mass. उन्होंने यही बताया कि जो हमारा डिफेंस कैपेबिलिटीज है, इंडिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है वो कितनी ज़्यादा यहाँ पर क्या हो रही हैं, हमारे जो सारे फ्रंट्स हैं उनको यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कवर किया जा रहा है। ओके आप सभी को पहले इतना याद रखना है क्या कि आर्म फोर्सेस की सुप्रीम कमांडर कौन होती है, प्रेसिडेंट होती हैं। मुर्मू जी यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर थर्ड प्रेसिडेंट बन चुकी है जिन्होंने यहाँ पे फ्लाई किया, फ्लाई सॉर्टी ऑन अ सुखोई फाइटर जेट। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज द साइज US विजिट प्रॉम्प्ट मिलिट्री ड्रिल्स बाय चाइना इन ताइवान स्ट्रेट।
अब जो ताइवान स्टेट है वहाँ पर क्या हो रहा है, चाइना की थोड़ी मिलिट्री ड्रिल्स यहाँ पर हो रही हैं। चाइना लॉन्च अ मिलिट्री ड्रिल अराउंड द ताइवान ऑन सैटरडे, इट वॉट इट कॉल्ड अ स्टर्न वार्निंग। तो यहाँ पे एक तरीके से ताइवान को क्या दी जा रही है, वार्निंग दी जा रही है। अब जो ताइवानीज प्रेसिडेंट है उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, कुछ वर्ड्स को मतलब कि प्लेस किया है कि वो क्या करना चाहते हैं, जो यूएस और उनकी तरह जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं उनके साथ क्या करना चाहते हैं, अपने जो रिलेशन है उनको यहाँ पे मेंटेन करना चाहते हैं। और ये जो फेस कर रहे हैं अथॉरिटेरियन, जो इसका अथॉरिटेरियनिज्म का यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो उसको फेस करने के लिए क्या करना चाहते हैं, ताइवान जो है वो क्या करना चाहता है, यूएस की तरह जितने भी यहाँ पे लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उनके साथ यहाँ पे काम करना चाहता है। अब देखिए आप सभी को पता है कि चाइना यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या करना चाहता है, ताइवान जो रीजन है वहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहता है। और आप सभी को पता है अगर चाइना ताइवान रीजन में यहाँ पर कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज करता है तो यूएस इसमें सामने आएगा। तो इंडो पैसिफिक रीजन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन में हमें एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट जो है सामने नजर आता हुआ समझ में आ रहा है। इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा कंसर्न है, अगर इस रीजन में डिस्टर्बेंस होती है तो इंडिया के लिए क्या हो सकता है, बहुत बड़ा, मतलब कि आप एक ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी के बहुत सारे कंसर्न सामने आ सकते हैं। ओके, तो अभी सिर्फ इतना ही है। तो सिर्फ यही हो रहा है कि चाइना ने क्या कर दिया, लॉन्च किया है अपनी कुछ मिलिट्री ड्रिल्स एक्सरसाइजेस, कहाँ, ताइवान स्ट्रेट्स में। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज प्रायर इन्फेक्शन ड्राइविंग डेंगू वायरस इवोल्यूशन इन इंडिया। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया में जो डेंगू वायरस था उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, है ना। यहाँ पे 4 टाइप्स के स्टीरियोटाइप्स बताए गए। डेंगू वायरस के यहाँ पे 4 टाइप्स के स्टीरियोटाइप्स बताए गए। कौन कौन सी, DENV फर्स्ट, और इसी के पूरे यही हुए हैं, DENV2, DENV3, DENV4। ओके, अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडियन वेरिएंट्स ऑफ DENV1 एंड DENV4 आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ऑल द वैक्सीन्स कंपेयर टू DENV2 एंड DENV3। इंडिया में मेनली 1 और 4 था, और जो वैक्सीन्स बनाई गई थी मेनली वो 2 और 3 वेरिएंट से बनाई गई थी। अब इसमें मतलब किस तरीके से ये डेंगू वायरस का इंडिया में एवोल्यूशन हुआ उसके बारे में पूरा बताएगा। पहले हमारे पास इन्फेक्शन आता है, पहला स्टीरियोटाइप आता है, उसके बाद बहुत सारा मतलब कि हमें केसेस देखने को मिलते हैं डेंगू के। इसमें मतलब पूरी रिसर्च की गई है, उसको रिसर्च को यहाँ पे पूरा बताया गया कि किस तरीके से यहाँ पे हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड इन्फेक्शन होता है। सेकंड इन्फेक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं, मतलब कि इसके कारण हमें सीवियर डिसीजेस देखने को मिले। क्यों देखने को मिले, देखिए यहाँ पे पहला यहाँ पे ये इन्फेक्शन है, ये दूसरा इन्फेक्शन वायरस है, आप ऐसा समझ सकते हैं। ओके, यहाँ पे जब पहला यहाँ पे हटा तो दूसरा जब आया तो पहले वाले जो था उसने क्या किया, ये सेकंड वाले को एक शील्ड प्रोवाइड कर रहा था, है ना। आप ऐसा समझ लीजिए कि 2 फैमिली के मेंबर हैं, यहाँ पर 2 बच्चे हैं, एक यहाँ पे ये एल्डर चाइल्ड है और ये सेकंड चाइल्ड है। तो पहले तो फर्स्ट चाइल्ड था, ठीक है, तो अब ये धीरे धीरे क्या हो गया, बड़ा होता गया। अब जब फैमिली में सेकंड चाइल्ड है तो इसने क्या किया, एक तरीके से उसको यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी, है ना। तो इसलिए जो सेकंड वाला था ये और ज़्यादा कैसा हो गया, इसके कारण और ज़्यादा जो सीवियर केसेस हैं, सीवियर डिसीज है, वो हमें यहाँ पे फेस करनी पड़ी। ओके, इसमें यही बताया जा रहा है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायरसेस दैट इज आइडेंटिकल टू द वन दैट कॉज द फर्स्ट इन्फेक्शन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट वायरसेस दैट आर बिट लुक अलाइक of the stereotype that cause the first infection have a greater ability to cause a severe disease। तो उसमें यही बताया जा रहा है कि जो फर्स्ट इन्फेक्शन था उसमें पहले सीवियर आप कह सकते हैं कि एबिलिटी थी डिसीज को कॉज करने की। नेक्स्ट इसमें ये बताया जा रहा है, द डोमिनेंट ऑफ इम्यून सेलेक्शन प्रेशर has led to emergence of unique Indian dengue lineage DENV4ID belonging to stereotype 4। अब यहाँ पे हमने 4 स्टीरियोटाइप्स पढ़े, DENV4। इंडिया में एक नया वेरिएंट आया था मतलब कि इसको फिर हमने नाम दिया क्या, यूनिक डेंगू लीनेज DENV4ID। ये नया वेरिएंट आया था और इसके कारण यहाँ पे इसने क्या किया था, जो हमारा पूरा साउथ इंडिया था उसको यहाँ पे डोमिनेट कर लिया था। यहाँ पे इस वायरस के कारण बहुत ज़्यादा क्या देखने को मिले थे, हमें केसेस देखने को मिले थे। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 50% ऑफ इन्फेक्शन। जो 50% ऑफ इन्फेक्शन हमें डेंगू से देखने को मिले थे साउथ इंडिया में, वो इसी वायरस से हमें यहाँ पर देखने को मिले थे। मोस्ट ऑफ द डेंगू वायरस एवोल्यूशन हैपन्स इन द ई जीन एंड एवोल्यूशन इज ड्रिवन प्राइमरली ड्यू टू इंटरेक्शन विद द होस्ट इम्यून सिस्टम। यहाँ पे फिर वायरस का फिर से यहाँ पे एवोल्यूशन होता है, और ये क्यों होता है, ई जीन्स के कारण होता है। और कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या होता गया, जो वायरस है यहाँ पे बढ़ता गया। तो देखिए इसमें ये बताया फिर, एज द करंट इंडियन लीनेज आर हाईली डाइवर्जेंट फ्रॉम दोज यूज्ड इन ऑल मेजर वैक्सीन्स
देयर कैन बी सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन वैक्सीन एफिकेसी। यहाँ पे हमें ये देखने को मिला क्योंकि ये जो वायरस है, डेंगू वायरस, अपने आप को इवॉल्व कर रहा था, है ना, मतलब पहले स्टीरियोटाइप से दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, और उसमें भी फिर जो ई जीन्स थे उनसे यहाँ पे क्या हो रही थी, पूरी इवोल्यूशन हो रही थी, और नए नए जो वेरिएंट्स थे वो हमारे सामने आ रहे थे। तो ये जो वैक्सीन है उसकी जो इफिकेसी है वो हम इसको यहाँ पे इंश्योर नहीं कर पा रहे थे। वैक्सीन मतलब यहाँ पे कारागार नहीं हो पा रही थी। यहाँ पे हमें नए सीक्वेंस भी देखने को मिले। द एनालिसिस वॉज बेस्ड ऑन 184 होल जीनोमी। अगर हम डेंगू का सीक्वेंस देखें तो टोटल कितने हैं, 184 यहाँ पे उनके जीनोमीज हैं, मतलब कि हमको वेरिएंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड 408 ई जीन सीक्वेंस, तो यहाँ पे 84, यहाँ पे 184 तो होल जीनोमीज हैं जो पूरा है, और ई जीन्स के कारण यहाँ पर 408 यहाँ पे ई जीन्स की क्या है, सिक्वेंसेस हमें यहाँ पे देखने को मिले फ्रॉम इंडिया स्पैनिंग मोर देन 60 ईयर्स। तो इंडिया में हमें इतने ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, कितने सारा वेरिएंट्स देखने को मिल रहा है। वेक्टर क्या होता है आप सभी को पता है, डेंगू वायरस किससे फैलता है, तो एडीज एजिटेप्स मॉस्किटो कैन कैरी एनी ऑफ द 4 डेंगू वायरस स्टीरियोटाइप। तो ये जो फीमेल वायरस होती है आप सभी को यहाँ पे पता है, एडीज, वो क्या करती है, ये चारों के चारों जो स्टीरियोटाइप्स हैं उनको यहाँ पर सेरोटाइप्स हैं, उनको यहाँ पे क्या करती है, कैरी कर सकती है। ओके तो यहाँ पे इस तरीके से ये पूरा एवोल्यूशन बताया। एंटीबॉडीज़ भी हमने जब दी तो दिस इज कॉल्ड द, जब एंटीबॉडीज़ यहाँ पर दी जा रही थी तो एंटीबॉडीज़ भी क्या हो रही थी, इस वायरस से बाइंड अप होकर उस इन्फेक्शन को और ज़्यादा क्या कर रही थी, लीड कर रही थी। तो देखिए इसमें ये बताया गया, दिस इज बिकॉज वाइल another 3 years after the cross protection begins to wane in the time when antibody dependent enhancement is more likely. This is because while antibodies are not able to neutralize the virus belonging to different serotype, the virus is better able to bind the antibody लीडिंग टू हायर सेल इन्फेक्शन। तो इसमें क्या हो रहा था, वायरस एंटीबॉडी से ही बाइंड अप हो रहा था और जिसके कारण यहाँ पे और ज़्यादा क्या होने लगे थे, इन्फेक्शन होने लगे थे, और सीवियर मतलब कि केसेस हमारे सामने सीवियर केसेस यहाँ पे सामने आने लगे। इस जो ये पूरी प्रोसेस होती है जिसमें जो वायरस होता है जिसको हम यहाँ पे हटाने जा रहे हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे एंटीबॉडीज़ दी, तो वो एंटीबॉडीज से क्या हुआ, बाइंड अप हो गया। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हेंसमेंट मेडिटेटेड बाय क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज। तो यहाँ पे एंटीबॉडीज जिस काम के लिए भेजा था उसका यहाँ पे उल्टा ही काम हो गया, आप ऐसा समझ सकते हैं। ओके तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा किस तरीके से इंडिया में डेंगू वायरस का इवोल्यूशन हुआ। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पेलिकन्स, मैनग्रोव एंड सॉल्ट मार्श। यहाँ पे बताया गया कि द आइलैंड ऑफ श्री हरिकोटा सर्व एज अ बैरियर्स दैट शील्ड अ ब्रैकिश वाटर लगून दैट वी कॉल द पुलिकेट लेक। यहाँ पे पुलिकेट लेक है जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो ये पेलिकन्स हैं, है ना, ये पेलिकन्स हमें क्या, उनके लिए ये बहुत अच्छा हैबिटाट हो सकता है। तो इसमें ये बताएंगे द टाइडल फ्लैट्स एंड बोथ फ्रेश एंड ब्रैकिश वाटर वेटलैंड फाउंड हियर आर आइडियल फॉर स्पॉट वाइल्ड पेलिकन्स। जो स्पॉट वाइल्ड पेलिकन्स होते हैं इनके लिए यहाँ पर क्या हो सकता है, आइडियल हो सकता है, ये जो प्लेस है आइडियल हो सकता है। अगर हम पेलिकन्स की बात करें तो IUCN की कैटेगरी मतलब कि नियर थ्रेटन की कैटेगरी में ये आते हैं। ओके ये ब्लू स्पॉट्स इनको इसलिए कहा जाता है कि जो ये पेलिकन्स होते हैं इनके जो लेग्स होते हैं, बहुत लेग की जो मसल्स होती हैं, इनके पैर जो होते हैं, लेग्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, वीक होते हैं। ठीक है तो ये क्या होते हैं, जनरली वाटर में स्विम करते हैं, स्विमर कहलाते हैं। और ये क्या फीड करते हैं, ये जो फिश होती है इनसे ये क्या करते हैं, उनका खाना होता है। ओके जो फिश और बट ये ज़्यादा जो डीप वाटर में फिश होती है वहाँ पर नहीं जाते, शैलो वाटर में जो फिश होती है यहाँ पर उनको ये क्या करते हैं, ईट करते हैं। इनकी हेल्प कौन करते हैं, इसमें इनका एक पार्टनर होता है इन फिश का, इसको हम कहते हैं कॉर्मोरेंट। आप इसकी पिक्चर यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा। ये कॉर्मोरेंट है, ये क्या करता है, ये डीप वाटर में जाता है और डीप वाटर में जितने यहाँ पे फिशेस का जो ग्रुप होता है उनको यहाँ पर शैलो वाटर में लेकर आता है। और जब शैलो वाटर में यहाँ पे आते हैं तो ये जो पेलिकन्स होती है, आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये पेलिकन्स हैं, इनका कितना इतना यहाँ पे लॉन्ग बीक है ना। तो ये पेलिकन्स क्या करते हैं, फिर उनको यहाँ पर ईट करते हैं। तो एक तरीके से ये दोनों कैसे एज अ पार्टनर यहाँ पे वर्क करते हैं। ओके तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि ये कॉर्मोरेंट्स आर द ड्राइवर्स एंड देयर ड्राइव्स कॉज द फिश पेरियंस ए डीपर रीजन टू स्कैटर टूवर्ड्स द सर्विस। तो इसमें यही होता है, जो ये क्या करते हैं, फिश को क्या करते हैं, ये ड्राइवर्स की तरह काम करते हैं, जो डीप रीजन में फिश होती है उसको स्कैटर्ड करते हैं सर्फेस रीजन में आने के लिए। ओके अब इसमें ये बताया जा रहा है ये क्या करते हैं, जो पेलिकन्स होते हैं ये कॉलोनीज में ब्रीड करते हैं। ओके और इवन विद इन अ विलेजेस, या तो विलेजेस में या कॉलोनीज में इनकी ब्रीडिंग होती है। ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उससे ज़्यादा ये डिस्टर्ब नहीं होते हैं, इसलिए इनका एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं रिलेशन बहुत अच्छा होता है विलेजर्स के साथ में। और
इसीलिए पेलिकन्स क्या करते हैं, जो अपने नेस्ट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कहाँ पर रखते हैं, जो विलेजर्स होते हैं उनके पास यहाँ पर रख के जाते हैं। ओके, तो विलेजर्स यूज द ड्रॉपिंग ऑफ द स्पॉट बाइल्ड पेलिकन एज अ फर्टिलाइजर। After the breeding season, pelican popularized scattered over the very large area they foraged for food। अब इसमें क्या होता है, उसके बाद फिर ये धीरे धीरे चले जाते हैं। अब जब जो पेलिकन यहाँ पे प्रेग्नेंट होती है तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर जो प्रेग्नेंट पेलिकन होते हैं वो अब प्रेगनेंसी के टाइम पे वो ज़्यादा यहाँ पे मूव नहीं कर सकते, तो वो एक साथ ही क्या करते हैं, अपना जो खाना होता है ब्रीडिंग सीजन जब आता है उनका, तो वो एक साथ ही क्या करते हैं, अपनी जो फिश होती है उसको कैच कर लेते हैं और अपने घर पे रख लेते हैं। इस तरीके से ये काम करते हैं। अभी कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो यहाँ पे पूरा सर्वे हुआ है, तो इंडिया में टोटल 6000 to 7000 यहाँ पे पेलिकन्स हैं। इनका जो ब्रीडिंग साइट्स है उनमें कौन कौन से इंक्लूडेड, जो साउथ इंडिया का जो मोस्ट ऑफ द साउथ इंडिया में मेनली पाया जाता है। कहाँ पर आप देख सकते हैं, करावेती वेतांगू नियर तांजोवर एंड कोनथामकुलर नियर ट्रिनुल वैली इन तमिलनाडु। मध्य प्रदेश में पाया जाता है मासूर सिटी में, कारंजी लेक के पास, कर्नाटका उपलांदू नियर कुंतूर एंड नीलापट्टू नियर द पुलिकट लेक एंड आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में भी ये पाया जाता है। रिसेंटली यहाँ पे क्या हुआ, आंध्र प्रदेश हैज़ द रिसेंटली लॉस्ट अ लास्ट ब्रीडिंग कॉलोनी ऑफ द बर्ड एट द कोलेरू लेक। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में क्या है, कोलेरू लेक है, वहाँ पे जो लार्ज ब्रीडिंग कॉलोनीज़ है उसको यहाँ पे आंध्र प्रदेश ने लॉस किया है। अब ऐसा क्यों हुआ है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ, मतलब कि जो इकोसिस्टम का ज़्यादा डिग्रेडेशन हो रहा था, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे जो ये बर्ड्स हैं वो यहाँ पर सामने नहीं आए। ओके, अब यहाँ पे पुलिकट जो लेक है उसको बहुत अच्छा बताया जा रहा है किस तरीके से मार्शी लैंड है, और ये 16th सेंचुरी से आज, मतलब कि मैनग्रोव है 16th सेंचुरी से, और उसको जो हमारे वेटलैंड इकोसिस्टम लॉक अप कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एज अ ब्लू कार्बन एज अ कार्बन सिंक। मैनग्रोव स्टोर 1000 टन ऑफ कार्बन एज पर हेक्टेयर। तो ये पुलिकट लेक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे वेटलैंड इकोसिस्टम भी है, ये 1000 जो टन ऑफ कार्बन है उसको यहाँ पे क्या कर सकता है, एज अ स्टोर कर सकता है। इसको रामसर साइट में भी इंक्लूड किया गया है। इंडिया में अगर हम देखें तो टोटल इस टाइम पर 75 रामसर साइट हैं, 14 जिसमें से 14 जो है वो कहाँ से हैं, तमिलनाडु से हैं। रिसेंटली लास्ट यहाँ पे 3 न्यू साइट्स को यहाँ पे क्या किया ऐड किया गया था। कौन कौन सी, कारीकिली बर्ड सेंचुरी, पल्ली करानी मार्शी रिजर्व फॉरेस्ट एंड पिचावराम मैनग्रोव। तो इसमें यहाँ पे द स्पॉट बिल्ड इज सीन इन ऑल दीज प्लेसेस, और यहाँ पे ये तीनों साइट्स पर यहाँ पे जो पेलिकन्स हैं उनको यहाँ पे क्या किया गया है, देखा गया है। इसलिए ये तीनों साइट्स हमारे लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो देखिए इसमें आपके पूरे प्रीलिम फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आते हैं। टोटल कितनी साइट्स हैं, 75, 3 लास्ट ईयर ऐड की गई, और जो ये लास्ट ईयर हमने ऐड की थी 3 साइट्स, उसमें पेलिकन्स को हमने यहाँ पे क्या किया गया था, पाया गया था। ओके, पेलिकन्स के बारे में देख लेते हैं। आईसीएन की लिस्ट में इनका नियर थ्रेटन की कैटेगरी में आ जाती हैं। मेनली ब्रीड यहाँ पे सदर्न एशिया फ्रॉम सदर्न ईरान अक्रॉस द इंडिया ईस्ट टू इंडोनेशिया। द टेलीनिपल IBA इज द प्राइम लोकेशन ऑफ द स्पॉट बाइल्ड पेलिकन्स फॉर विंटर ब्रीडिंग। ये जो ब्रीडिंग करते हैं मेनली विंटर सीजन में करते हैं, अक्टूबर नवंबर इस टाइम पे इनकी ब्रीडिंग होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, स्पॉट बाइल्ड पेलिकन ऑल्सो ग्रे पेलिकन भी इनको कहा जाता है, ये पेलिकन फैमिली से होते हैं। ये कोस्टल वाटर स्पेशली जो लार्ज लेक्स होते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ओके, इनका वेट अराउंड 4.1 to 6 kg होता है। मेनली ये वाइट कलर या फिर ग्रे क्रेस्ट, इस तरीके से ब्राउनिश इनकी टैल होती है। फीदर की बात करें तो हिंड नेक और करली फ्रॉन ग्रेश नैप क्रेस्ट इनका होता है। तो हम आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि थोड़ी ग्रेश वाइट, और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो ये ब्राउनिश कलर में होते हैं। अब यहाँ पे जो पुलिकट लेक है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहाँ पर है आप देख सकते हैं, ये इंडिया है और ये आंध्र प्रदेश है। तो जो पुलिकट लेक है वो कहाँ है, ये श्रीहरिकोटा, ये एक छोटा सा आपका आइलैंड आ जाता है, और इसी के पास में यहाँ पर क्या है, पुलिकट लेक है। अब ये जो श्रीहरिकोटा ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे जो इसरो के बहुत सारे जो सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं वो इसी रीजन से होता है। श्रीहरिकोटा आप सभी ने यहाँ पे सुना होगा, तो इसी साइड से होते हैं। ओके, तो पुलिकट लेक की अगर हम बात करें तो ये पुलिकट लगून इज द सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन इंडिया। ब्रैकिश वाटर मतलब कि जो थोड़ा सा सॉल्टी वाटर होता है, इसका जो वाटर होता है थोड़ा सॉल्टी होता है। तो इंडिया का क्या है, सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है आफ्टर चिलिका लेक। चिलिका लेक फर्स्ट में आता है, उसके बाद कौन सा आता है, पुलिकट लेक। इट इज प्रेजेंट इन द कोरोमंडल रीजन दैट इज आंध्र प्रदेश तमिलनाडु बॉर्डर। ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बॉर्डर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बॉर्डर है, ये तमिलनाडु यहाँ पर, और ये आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पर इनके बॉर्डर में यहाँ पर क्या आता है, पुलिकट लेक आता है। ओके, द लेक
encompasses द पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी। यहाँ पर क्या है, पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी भी है। यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट किया जाता है, इसी के चलते यहाँ पे पुलिकट लेक एंड नेटालू पुट्टम इस तरीके जो फेस्टिवल्स है उसको यहाँ पे होस्ट किया जाता है हर साल। ओके, इट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज फॉर द पास्ट 20 ईयर। तो 12 ईयर से कंटिन्यूसली इसको क्या किया जा रहा है, इस तरीके की जो फेस्टिवल्स है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिससे हम यहाँ पर इस रीजन में टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे पुलिकट लेक से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आज के लिए इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल एडुवर्स न्यूज़ एनालिसिस। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।